डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको सिलेबस डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, हमारा पेपर कोड है 260 × AN। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। किसमें? नागरिक शास्त्र के पेपर में। अब देखिए, हमें निर्देश में कुछ दिया हुआ है। देखिए निर्देश में हमें क्या दिया हुआ है। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट मिलता है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना होगा और 3 घंटे में पेपर को हल करना होगा। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों यानी कि एक वाक्य में देना है। 11 से 20 तक जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। पांचवा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का 100 से 125 शब्दों में देना है। अब देखिए, पांचवा निर्देश हमारा दिया है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 250 शब्दों में देना है। और हमारा छठवां निर्देश है, सातवां, कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए, यानी जो प्रश्न जितने नंबर का उसके सामने उसका नंबर लिखा हुआ है। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो सही विकल्प है उसे ही अपनी कॉपी में लिखना है, चारों को नहीं लिखना है। कहने का मतलब यह है कि चारों को नहीं लिखना है। देखिए आगे हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 हमारा है, कह रहा है कि यूरोपियन संघ के कौन से 2 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। ए ऑप्शन है ब्रिटेन फ्रांस, बी ऑप्शन है स्वीडन डेनमार्क, और फिर सी ऑप्शन है इटली जर्मनी, और डी ऑप्शन भारत और श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन फ्रांस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन फ्रांस। दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ। ए ऑप्शन है 1965, बी ऑप्शन है 1962, सी ऑप्शन है 1972 और डी ऑप्शन है 1998। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1972। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, 1972। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ए ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक परिषद, बी ऑप्शन है न्याय परिषद, सी ऑप्शन है सचिवालय, और डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है पीपल, बी ऑप्शन है नीम, सी ऑप्शन है जैतून, और डी ऑप्शन है आम। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है इसमें जो है जैतून की पत्ती का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है। ए ऑप्शन है पूर्वी एशिया में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, और डी ऑप्शन है पश्चिम एशिया में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम एशिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद किस गांधीवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। ए ऑप्शन है पिंगली बैकेया, और बी ऑप्शन है पोट्टी श्री रामुलु, और फिर सी ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोट्टी श्री रामुलु। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, बी ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, और सी ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद मुखर्जी। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसने निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था। ए ऑप्शन है नियोजन, बी ऑप्शन है उदारीकरण, सी ऑप्शन है सहकारी खेती और डी ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। तो इसका देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा उदारीवाद। क्या हो जाएगा? उदारीवाद। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उदारीकरण कहने का मतलब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उदारीवाद कहिए या उदारीकरण कहिए। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। ए ऑप्शन है मार्च 1971, बी ऑप्शन है अगस्त 1972, सी ऑप्शन है मई 1974 और डी ऑप्शन है जनवरी 1972। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 1974। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेता कौन थे। ए ऑप्शन है एम निजलिंगप्पा और फिर बी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, सी ऑप्शन है के कामराज और डी ऑप्शन है एस के पाटिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा के कामराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या हमारा जो 11 है, यहाँ पे देखिए हर प्रश्न हमारा 2-2 नंबर का होगा। तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसलों में कोई एक फैसला बताइए। तो इसका उत्तर देखिए आपको थोड़ा सा ही लिखना है कि रुपए का अवमूल्यन करना इंदिरा गांधी सरकार के शुरुआती फैसले में से एक था। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के समय में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपए थी, जो अब बढ़कर 75 रुपए हो गई। आज के समय में 88 रुपया हो गया है। कितना हो गया? 88 रुपया हो गया आज के समय में। तो आप 75 की जगह पे क्या लिखेंगे? 88 लिखेंगे। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की सीमा के साथ लगे हुए किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। तो एक है चीन और दूसरा है म्यांमार। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि BMCFE यानी कि बामसेफ का पूरा नाम। तो देखिए बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लाइन। क्या है? एम्प्लाइज फेडरेशन। इसका गठन 1978 में हुआ। इस संगठन ने बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की। इसी प्रकार से आपको उस क्वेश्चनों को लिखना है जिससे आपको मिलेंगे 2-2 नंबर इस क्वेश्चन के आंसर पर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया और प्रत्येक इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर देखिए शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1969 में विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। तो उत्तर देखिए कांग्रेस के भीतर ताकतवर नेताओं का समूह सिंडिकेट कमजोर पड़ गया। दूसरा है 1967 में इंदिरा शक्तिशाली नेता बनकर उभर रही थी, इसलिए क्या हुआ, जो इसमें विभाजन के इसी 2 कारण थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विभाजन हुआ 1969 में, इसके ही 2 कारण थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किन 2 देशों ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, यानी कि भारत और पाकिस्तान ने किया था। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है बंगाल और दूसरा है पंजाब। ये स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय इनका क्या हुआ, बंटवारा हो गया। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अंटार्कटिका प्रदेश और संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों का नाम का उल्लेख कीजिए। तो नंबर 1 है ब्रिटेन, दूसरा है अर्जेंटीना। अब देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अपरोध और रक्षा किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से जो होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। अब देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य बताइए। तो उत्तर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर, जो घोषणा पत्र होता है उस पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना है। अब देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 21 है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक उदय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, 1970 के दशक का एक दूरगामी परिवर्तन था। अन्य पिछड़ा वर्ग का उदय ओबीसी शब्द से विचार विवेचना की एक प्रशासनिक कोट अन्य पिछड़ा वर्ग या अदर बैकवर्ड क्लासेज का क्या है सकेल किया गया। यह कोट अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से भिन्न है, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं। जनता पार्टी के कई घटक दलों जैसे कि भारतीय क्रांति दल तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ग्रामीण इलाकों के अन्य पिछड़ा वर्ग में भारी जनाधार था। जनाधार यानी लोगों की संख्या थी। अब देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। उत्तर देखिए, यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखना है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय थी। नंबर 1, इस समय सामाजिक मुद्दे प्रमुखता से लिए गए। जो सामाजिक मुद्दे थे उसको उन्होंने क्या किया, पहले लिया, प्रमुखता से लिया, ध्यान दिया उस पर। दूसरा है, इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार किया और जोतबंदी कानूनों को सुधारने के लिए प्रचार किया। तीसरा है, पूर्वी पाकिस्तान संकट और भारत पाक युद्ध से बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह स्थापित करने के कार्य ने भी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में किया गया इजाफा, यानी उनको मुनाफा उनको जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। चौथा है देखिए कि उन्होंने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाए रखा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर निर्भरता कम कर दी तथा दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग करने का भी प्रस्ताव रखा। पांचवा है, कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य लोकप्रिय हो गई और इसने दोबारा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित कर लिया। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की गुट निरपेक्षता नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा है 5 नंबर का। तो देखिए इसका उत्तर, भारत की गुट निरपेक्षता नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह नीति महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की नीति है। दूसरा है, यह एक स्वतंत्र नीति है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता हेतु अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय सहयोग देने की नीति है। तीसरा है, यह सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देती है। और चौथा है, यह 9 स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने से रोकने की नीति है। और पांचवा है, यह नीति अल्प विकसित देशों के आपसी सहयोग तथा आर्थिक विकास पर बल देती है। अब देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखिए, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है, यह निम्नलिखित तथ्यों से सरलता से समझा जा सकता है। देखिए नंबर 1, विश्व भर में कृषि योग्य भूमि में कहीं वृद्धि नहीं हो रही, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण की असंतुलता क्या है, जो पर्यावरण क्या असंतुलन है, उसकी असंतुलनता के कारण एवं मृदा प्रदूषण के कारण पृथ्वी के एक बड़े भाग की उर्वरता समाप्त होने को है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। विकासशील देशों की 166.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा है कि जलवायु तथा पर्यावरण को संतुलित रखने में प्राकृतिक वन सहायक सिद्ध होते हैं तथा इसी कारण जलचक्र का संतुलन भी बना रहता है और इसी वन संपदा में वसुधरा की जैव विविधता का भंडार भी परिपूर्ण रहता है। वसुधरा यहाँ पे पृथ्वी को कहा गया है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुझाव समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, आतंकवाद से अभिप्रिय राजनीति, उठापटक,
खून खराबा तथा असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने से है। इस प्रकार की गतिविधियों को पूर्ण संज्ञान में और बिना किसी विशेष कारण अथवा विशेष समूह की केवल मात्र आतंक द्वारा देश को भयभीत करने हेतु की जाती है। आतंकवाद एक ऐसा घाव है जो फैलकर पूरी मानवीय जैविक प्रक्रिया को विषैला कर रहा है। इस प्रकार की अनेक घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती हैं। विमान अपहरण, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बम विस्फोट, रेलगाड़ी की पटरियों का क्षतिग्रस्त करना, सुरंगों में बम लगाना, जैसे कि सुरंग है उसमें बम लगा दिए, कोई गाड़ी आई, कोई ट्रेन आया, वहां बम लग गया। अनेक असामाजिक अमानवीय कृत्य है जो आतंकवाद के साये में चल रही है। तो ये सभी क्या है, जो आतंकवाद की समस्या जो फैली हुई है। अब देखिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्यों की संख्या 164 जो कि 29 जुलाई 2016 को है कितनी थी, 164 थी। इस संगठन में हर फैसला सभी देश सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियों के संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बताने में कामयाब हो गई। अब देखिए हमारा आ गया प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न लघु उत्तरीय प्रकार का सेकंड प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न संख्या 27 है क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस यानी कि सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। दक्षिण एशिया की बेहतरी में दक्षेस यानी सार्क ज्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो यह क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। देखिए आपको इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना है और कितना लिखना है। देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है कि दक्षिण एशिया के देशों के मध्य आपसी सहयोग की दिशा में 1985 में सार्क यानी कि दक्षेस की स्थापना की गई। इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण एशियाई देश दक्षेस के द्वारा यहाँ की जनता का जीवन स्तर अच्छा करना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये देश आपसी सहयोग दिखाते हैं। दक्षेस के सदस्यों ने 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते यानी कि साफ्टा पर हस्ताक्षर किया। आगे देखिए इस समझौते का उद्देश्य इन देशों के बीच व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क कम करना है। इन सभी देशों को प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहिए। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है सोवियत संघ के विघटन का भारत जैसे देशों पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी हमारा 6 नंबर का। इसका उत्तर देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जितने हमारे इस मॉडल पेपर में दिए हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि सोवियत संघ के विघटन में विश्व राजनीति में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नवत हैं। नंबर 1, द्विध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया। दूसरा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी है। तीसरा है अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया। और चौथा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विकासशील देशों जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि में अमेरिका का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा हमारा इसका जो कारण है विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया। और फिर छठवां है भारत जैसे देश अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से मदद लेने के लिए अमेरिकी नीतियों का समर्थन करने लगे। सातवां है उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था विकासशील देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आई। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है,
कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, यूरोपीय संघ यूरोपीय देश का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और स्थापन दिवस है। यूरोपीय देश की अपनी मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं। जनवरी 2002 में 12 सदस्य देशों द्वारा यूरो को अपनाने जाने के साथ यह प्रचलन में आई। यूरोपीय संघ में लगातार नए सदस्य जुड़ते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यूरोपीय संघ कितना प्रभावशाली है। 2016 में यूरोपीय संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक था, जो अमेरिका के ही लगभग है। विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी अधिक है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन व फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इतना आपको लिखना है यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारण में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो देखिए इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित हैं। यह बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा यानी प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन यानी कि कदाचार का विरोध और फिर विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को यह अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार से हो जाएगा विश्व बैंक पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। इसी प्रकार से आपको लिखना होगा टिप्पणी। बस इतना आपको लिखना है, यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका हर प्रश्न 8 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन करके प्रश्न दिया रहेगा। तो 31 नंबर प्रश्न है कि भारत चीन संबंध को सविस्तार समझाइए। यह क्वेश्चन कितने नंबर का? 8 नंबर का है। अथवा करके एक और दिया है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से मिलेगा आपको 8 नंबर। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे? इस काल की विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी? यह क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थीं? उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए? तो इन दोनों क्वेश्चनों में से भी आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ से भी मिलेगा आपको 8 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से होगा हमारा क्लास 12 2026 का नागरिक शास्त्र का पेपर। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।